नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है मनु भंडारी कृत यही सच है कहानी। मनु भंडारी कृत यही सच है कहानी। आज मैं कहानी की व्याख्या जो है वो मैं पहले करवा चुका हूं, आपको ध्यान है। अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो व्याख्या को मैंने अच्छे से विस्तार से करवाया है। व्याख्या का मतलब इस तरीके से करवाने का प्रयास किया है कि आपको वो कहानी फिर से भूलने वाली नहीं है। अभी मैं जो लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है मनु भंडारी की कहानी यही सच है से 40 प्रश्नों का संकलन। इसमें लगभग 40 प्रश्न रहेंगे, अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, और उन 40 प्रश्नों को इस तरह से करवाया जाएगा कि आपको पूरी की पूरी कहानी याद हो जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये जो कहानी है ये हिंदी व्याख्याता की परीक्षा में लगी हुई है, आरपीसी द्वारा, और हो सकता है संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जो परीक्षा होती है उसी में भी ये है। यही सच है कहानी। तो चलो चलते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये मैं इसलिए लगा लेता हूँ बार बार, क्योंकि मैं जब क्लास लेता हूँ, अभी कुछ समय पहले अपना ऐप आ चुका है, आपको ध्यान होगा, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ क्लासें ली मैंने, लेकिन मैं किसी में भी इसके बारे में बताना भूल जाता था अक्सर क्लासों में कि अपना ऐप आ गया है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के कहे अनुसार मैंने जो है अपना ऐप बनवाया है। आप लोगों ने ये कहा था कि सर आपका ऐप कहाँ है, और उसी वजह से मैंने ये ऐप बनवाया था। तो ये इसलिए याद करवाने के लिए मुझे भी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता, इसलिए पीपीटी में जोड़ दिया जाता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की टेस्ट सीरीज है, आप जाकर इसे ऐप में जाकर इसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यही सच है कहानी के रचयिता है। कहानी को जो क्वेश्चन आंसर है वो इस तरह से करवाने का प्रयास किया जाएगा कि आपको नंबर वाइज कहानी याद हो जाए। शुरू से कहानी के क्वेश्चंस बनते जाएंगे, आखिर तक बनते जाएंगे। ज़्यादा यहाँ ये नहीं रहेगा कि आपको आते हैं कि नहीं आते, ज़्यादा यहाँ ये बात रहेगी कि आप ये प्रश्नोत्तर करने के बाद कितने कर पाते हैं, कितने क्या, लगभग ये प्रश्नोत्तर करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपके जो यही सच्चा कहानी का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपका 100% सही होगा। यही सच्चा कहानी के रचयिता कौन है, तो आसान सा है, कौन है? मनु भंडारी है। कौन है यही सच्चा कहानी के रचयिता? मनु भंडारी है। यही सच्चा कहानी के अनुसार कौन, मैंने इस जो ये मतलब कहानी है इसमें ज़्यादातर परिचय नहीं लिया है, कहानी को ही लिया है। यही सच है कहानी के अनुसार कौन अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है। इनमें से ऐसा कौन है जो अपने बताए समय से, यही सच है कहानी में, किसमें? यही सच है कहानी में ऐसा कौन सा पात्र है जो अपने बताए समय से घंटे 2 घंटे लेट आता है या देरी से आता है? ए, बैस है या फिर द, तो कौन है? संजय। संजय जो है वो अपने बताए समय से घंटे 2 घंटे जो है देरी से आता है। शुरुआत भी यहीं से होती है कि दीपा, इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? इसके मुख्य पात्र है दीपा, और फिर आता है निशित, और फिर आता है संजय। और शुरुआत जो दिखाई गई है कहानी वो यहीं से दिखाई गई है कि दीपा जो है वो इंतजार कर रही है, किसका इंतजार कर रही है? संजय का इंतजार कर रही है। कहां पर? कानपुर की। ये कहानी कहां की है? कानपुर की कहानी है। मेहता साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, नाम मात्र का सिर्फ नाम आया कि मेहता साहब की 5 साल की बेटी, सिर्फ इतना ही आया है। आंटी हमें कहानी सुनाओगी, कथन किसका है? आंटी हमें कहानी सुनाओगी, कथन किसका है? ए, बैस है या फिर द, तो किसका है? मेहता साहब की 5 साल की बच्ची का। मैंने बताया था ना, मेहता साहब का बस इतना ही प्रसंग है कि मेहता साहब की 5 साल की बच्ची जो है वो किससे कहती है? दीपा से। किससे? दीपा से कहती है, दीपा से कहती है कि आंटी हमें कहानी सुनाओगी क्या? ठीक है ना। ये मुन्नू जो दे रखा है, मुन्नू क्या है? ये ईरा की लड़की है। और ईरा कौन है? ईरा दीपा की सहेली है। और दीपा कौन है? दीपा इस कहानी की नायिका है। अगर आपने व्याख्या नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्रों की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है दीपा। दीपा क्या है? इस कहानी की नायिका है। और उसके बाद आता है संजय, और उसके बाद आता है
निशित, उसके बाद आता है ईरा, उसके बाद आता है मेहता साहब और मुन्नू, ये 2-4 नाम आते हैं। तो इनके बारे में, दीपा जो है वो कहानी की नायिका है, सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। संजय जो है, जो वर्तमान में दीपा से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, और दीपा भी उससे विवाह करना चाहती है। दीपा जो है वर्तमान में अकेली रह रही है, अकेली कमरा लेकर रहती है। पिता का शायद देहांत हो चुका है, और जो निशित है ये इसका पूर्व प्रेमी है जो इसे छोड़कर चला गया था। कहाँ चला गया था ये छोड़कर? ये कलकत्ता चला गया था। कहाँ चला गया था? कलकत्ता चला गया था। और दीपा जो है वो वर्तमान में कहाँ रह रही है? वर्तमान में वो कानपुर में रह रही है, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए वो कहाँ जा रही है? कलकत्ता जा रही है। उसका कोई इंटरव्यू है, साक्षात्कार जिसे बोलते हैं वो है, और वो देने के लिए वो कहाँ जा रही है? वो कलकत्ता जा रही है। और कलकत्ता में उसका पूर्व प्रेमी निशित भी है। निशित से वो वर्तमान समय में बहुत अधिक नफरत करती है, क्योंकि वो उसे धोखा देकर उसे छोड़कर चला गया था, और उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसे लगा कि वो आत्महत्या कर ले। दिन में बहुत बार ऐसा मन में आता था कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन ऐसे मौके पर उसे साथ किसने दिया था? संजय ने उसका साथ दिया था। संजय वर्तमान में कानपुर में उसके साथ रह रहा है, उसका दोस्त है, और उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, और दोनों का जो है ये सोचते हैं कि जैसे ही दीपा का कलकत्ता का साक्षात्कार अगर सफल हो जाएगा और कलकत्ता में अगर उसे नौकरी मिल जाएगी, तो संजय भी अपना ट्रांसफ़र जो है वो कलकत्ता करवा लेगा, और दोनों वहाँ कलकत्ता में रहेंगे और साथ में विवाह कर लेंगे। तो ये स्थिति दोनों की रहती है। ईरा जो है वो किसकी है? दीपा की मित्र है। ईरा जो है वो दीपा की मित्र है। वर्तमान में वो कहाँ रह रही है? वो कलकत्ता में रह रही है। जब दीपा साक्षात्कार के लिए कलकत्ता में जाती है तो वो किसके पास? ईरा के पास ही रुकती है। मुन्नू जो है वो ईरा की बेटी है। मेहता साहब का प्रसंग इतने आया कि इनके 5 साल की बेटी है, और मिसेज मेहता का भी प्रसंग यही है। पूरी कहानी मैं पीछे बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताना चाहूँगा। ये स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज जो है अपने ऐप पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। वहाँ बहुत सी निःशुल्क सामग्री आपको उपलब्ध मिलेगी, और बहुत ही सस्ते कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है नाम मात्र के पैसों पर। संजय कौन से फूल लिए मुस्कुराता सा दरजे पर खड़ा था? संजय कौन से फूल लिए मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा था? मतलब कौन से या किसके फूल लिए दरवाजे पर खड़ा था? ए, बैस है या फिर दे, तो कौन से फूल? रजनीगंधा के फूल। रजनीगंधा के फूल की बात यह है कि दीपा ने संजय से एक बार ऐसे ही कह दिया था कि उसे रजनीगंधा के फूल पसंद है। उसके बाद संजय ने ये मतलब अपना स्वभाव ही बना लिया था कि वो प्रत्येक 4 दिन या 4 दिन बाद रजनीगंधा के फूल ले आता था और उसके कमरे में, दीपा के कमरे में लगा देता था। और रजनीगंधा के फूलों की खुशबू जो थी वो हर पल दीपा को संजय के होने का आभास करवाती थी। और जो रजनीगंधा के जो फूल थे वो दीपा को ऐसा महसूस होता था जैसे ये जो है संजय की आंखें हैं जो उसे हर पल देखती रहती हैं। ये है रजनीगंधा की कहानी। बहुत नाराज हो। उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? उपयुक्त कथन संजय ने दीपा से कहे। उपयुक्त कथन किसने? संजय ने जो है वो दीपा से कहे, क्योंकि संजय जो है वो लेट आया था। संजय जो है वो लेट आया था, दीपा से मिलने के लिए उसने आना था, लेकिन उसने देरी कर दी थी, इसलिए वो कहता है कि बहुत नाराज हो क्या। संजय ने दीपा को देरी से आने का क्या कारण बताया? अब संजय जब देरी से आया था तो देरी से आने का वो क्या कारण बताता है? ए, बैस है या दे, तो क्या बताता है कि क्वालिटी में दोस्तों के बीच में फंस जाना। भी क्वालिटी में दोस्तों के बीच में फंस गया था, इसलिए लेट हो गया था। थोड़ा सा स्पीड से करवाऊंगा क्योंकि आप सभी ने कहा है कि थोड़ा स्पीड से करवाना। कथा नायिका दीपा कहाँ रहती है? कथा नायिका दीपा जो है वो कहाँ रहती है? ए, बैस है या फिर दे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कथा नायिका जो है वो कहाँ रहती है? कानपुर रहती है। और कलकत्ता वो किस लिए जा रही है? साक्षात्कार के लिए जा रही है। किसके लिए? साक्षात्कार के लिए कहाँ जा रही है? कलकत्ता जा रही है। दिल्ली और मुंबई का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है?
उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? तो उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से? यही सच है कहानी से उद्धृत है, यही सच है कहानी से ली गई है। और यही सच है कहानी की ये पंक्तियां किसके लिए है? संजय के लिए है। यही सच है कहानी के आरंभ में दीपा किसका इंतजार करती है? तो कोई समस्या नहीं है, बता चुके हैं हम किसका इंतजार करती है? संजय का इंतजार कर रही होती है। कहानी के आरंभ में किसका इंतजार कर रही होती है? संजय का। यही सच्चाई कहानी किस शैली में लिखी गई है? यही सच्चाई कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो किस शैली में लिखी गई है? डायरी शैली में लिखी गई है। इसमें अलग अलग पार्ट हैं कहानी के और वो सभी इस तरह से हैं जैसे जो दीपा है वो डायरी में कुछ लिख रही है। कलकत्ता कानपुर इस तरह से है, ठीक है ना। पूरी जो कहानी है वो इस तरह से चलती है, कलकत्ता कानपुर भी। ये जो वाक्य है ये कलकत्ता का है, ये कानपुर का है। दीपा को कमरे में संजय की उपस्थिति का आभास कौन देता है? दीपा को कमरे में संजय की उपस्थिति का आभास कौन देता है? पर्दे, पुस्तकें, रजनीगंधा के फूल और खिड़कियां। तो मैं पहले ही बता चुका था तुम्हें कि कौन देता है? रजनीगंधा के फूल। किसके? रजनीगंधा के फूल। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं जो करवाने वाला हूं वो है मतलब अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली परीक्षा नज़दीक है तो उसके लिए ये मान लो कि जैसे सिद्ध साहित्य आदिकाल जो पूरा है वो पूरा आदिकाल करवाने वाला हूँ स्पीड से, ठीक है ना। और उसके बाद संत काव्य, फिर सूफी काव्य, फिर कृष्ण काव्य, फिर राम काव्य, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। कोशिश करूंगा कि सारे काल जो है वो स्पीडली करवा दूं। अगर तबीयत अभी वर्तमान में मेरी तबीयत खराब चल रही है, अगर सही हो गई तो 100%, नहीं तो कुछ न कुछ तो ले पड़ेंगे। दीपा सुबह से संजय को कौन सी बात सुनाने के लिए आतुर थी? दीपा ने संजय को बुलाया था। हम देख ही रहे हैं कि कहानी के प्रारंभ में दीपा जो है वो संजय का इंतजार कर रही है, लेकिन संजय देरी से पहुंचता है। और संजय की ये आदत है कि घंटे 2 घंटे लगभग घंटा 2 घंटा वो देरी से ही पहुंचता है, ये उसकी आदत है। संजय के देरी से पहुंचने पर दीपा नाराज हो जाती है। और दीपा ने संजय को क्यों बुलाया है? दीपा सुबह से संजय को कौन सी बात, कोई बात बताने के लिए बताया, वो बात कौन सी है? ए, बैस है या फिर दे। तो वो बात कौन सी है? ईरा के पत्र की बात है। ईरा के पत्र की बात है। और ईरा के पत्र की बात क्या है कि ईरा का पत्र आया है। पत्र में ये बताया है कि कलकत्ता में किसी नौकरी के लिए जो उसने फॉर्म भरा था उसके साक्षात्कार के लिए उसे बुलाया गया है। यही बात वो बताना चाह रही थी। वो खुश हो रही थी कि उसे चुन लिया गया है और अब उसका साक्षात्कार है। अगर वो साक्षात्कार में सफल होती है तो उसे वो नौकरी मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 14 यदि तुम्हें जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए। यदि तुम्हें जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए। मजा आ जाए। दीपा से उपयुक्त कथन किसने कहे थे? ए, बैस है या फिर दे। तो किसने कहे थे? संजय ने। किसने कहे थे? संजय ने। संजय ने कहा था कि दीपा यदि तुम्हें यह नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं भी सिर्फ तुम्हारे कारण ही यहाँ टिका हुआ हूँ। मैं भी सिर्फ तुम्हारे कारण ही यहाँ टिका हूँ, नहीं तो मैं भी यहाँ से अपना तबादला, जो कानपुर से अपना तबादला कहाँ करवा लेता? कलकत्ता करवाना चाह रहा था। अगर तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता करवा लूँगा, हम विवाह कर लेंगे और वहाँ आराम से रहेंगे। ऐसा संजय सोचता है और दीपा भी शायद ऐसा ही सोचती है। संजय के अनुसार किसके ख्याल ने हमेशा उसे कलकत्ता तबादले के लिए रोक दिया? संजय के अनुसार किसके ख्याल ने, मतलब किसका ख्याल जो उसके मन में रहता था जिसे संजय को तबादला करवाने से रोकता था? वो किसका ख्याल था? दीपा का ख्याल। दीपा का ख्याल था कि दीपा यहाँ अकेली रह जाएगी, इसलिए उसने तबादला नहीं करवाया था। अब जब दीपा को कलकत्ता में नौकरी मिल रही है तो वो भी अपना तबादला वहीं करवा लेगा। संजय ने दीपा से इंटरव्यू से डर लगने की बात सुनकर क्या कहा? अब क्या था कि जब वो मिले तो दीपा ने क्या कहा? दीपा ने ये कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। दीपा ने ये कहा कि मुझे बहुत अधिक डर लग रहा है, साक्षात्कार में जाने क्या होगा। तब जो है संजय है वो उसे कहता है, तब संजय जो है वो उसे कहता है कि तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरे लेकर अकेली रहती हो। वो कहते हैं कि तुम अच्छी मूर्ख हो, घर से दूर कमरा लेकर यहाँ अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो। दीपा क्या कर रही है? रिसर्च कर रही है। दुनिया भर में घूमती फिरती हो, ठीक है ना। उपयुक्त सभी, तो ये कौन सा सभी बातें? उत्तर क्या रहेगा? उपयुक्त
सभी, उपयुक्त सभी। तो ये सारी बातें जो है संजय दीपा से कहता है, ये सारी की सारी बातें संजय जो है वो दीपा से कहता है। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ, देखो संजय मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। उपयुक्त पंक्ति में उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपयुक्त पंक्ति में उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखो संजय मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर, निशित के लिए, मेहता साहब के लिए, ईरा के लिए, मिसेज मेहता के लिए। तो किसके लिए? निशित के लिए। अब निशित के लिए क्यों किया गया है तो वो भी बता दूं कि जब बात आई कलकत्ता की तो जो संजय है वो कहता है कि जो नौकरी होती है, साक्षात्कार तो नाम मात्र का होता है, नौकरी के लिए हमें कोई न कोई अप्रोच लगानी पड़ती है, किसी जानकार से कहलवाना पड़ता है। तुम भी वहाँ जाकर किसी जानकार से कहलवा देना, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। तब जो दीपा है वो कहती है कि कलकत्ता में मेरा जानकार कौन है? तब संजय उसे कहता है कि वहाँ तुम्हारा एक जानकार है ना, निशित, क्योंकि निशित कलकत्ता में ही रह रही है, तब रह रहा है। तब दीपा जो है संजय से कहती है कि मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि तुम मुझे उसका नाम लेकर मजाक मत किया करो। दीपा को किसे देखकर भ्रम होता था? दीपा को किसे देखकर भ्रम होता था कि वे संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो उसे देख रही है, सहला रही है, दुलरा रही है। ठीक है ना? दीपा को किसे देखकर भ्रम होता था कि वे संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो उसे देख रही हैं, सहला रही है और दुलरा रही है। कमरे के पर्दों को, रजनीगंधा के फूलों को, कमरे की हर वस्तु को, उपयुक्त सभी को। तो किसको? रजनीगंधा के फूलों को। रजनीगंधा के फूलों को देखकर दीपा को ऐसा लगता था कि वे संजय के अनेकानेक आंखें हैं जो उसे हमेशा देखती रहती हैं। दीपा ने निम्न में से किसका एकमात्र केंद्र संजय को ही बताया है? दीपा ने निम्न में से किसका एकमात्र केंद्र संजय को ही बताया? अपने प्यार का, अपनी कोमल भावनाओं का, भविष्य की उसकी अनेकानेक योजनाओं का, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी दीपा कहती है, जब वो ऐसी बात करता है तो वो कहती है कि संजय तुम नहीं जानते भी, संजय जैसे कहीं न कहीं उसको लेकर थोड़ा चिंतित रहता है निशित को कि कहीं दीपा के मन में फिर से उसके प्रति प्रेम न उमड़ जाए। तब वो कहती है कि अब मेरी अपने प्यार का, मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का और भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का, मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही, संजय तुम ही हो, ऐसा दीपा कहती है। दीपा को नौकरी मिलने और संजय के साथ कलकत्ता रहने के मादकता भरे स्वप्न जाल को किसका भय छिन्न भिन्न कर देता है? दीपा को नौकरी मिलने और संजय के साथ कलकत्ता रहने के मादकता भरे स्वप्न को किसका ख्याल छिन्न भिन्न कर देता है? ए, बैस है या फिर दे? तो किसका? इंटरव्यू का ख्याल। ये याद रख लेना, इंटरव्यू का। निशित कमल मत लगा लेना, क्योंकि निशित से तुझे डर लगता ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कलकत्ता में जाकर निशित थोड़ी मिल जाएगा, न जाने निशित कहाँ रहता है और मैंने निशित से मिलना थोड़ी है। और निशित से तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा नफरत करती है, बहुत अधिक नफरत करती है। जिससे नफरत करते हैं उससे डर किस बात का होना है? उससे न हमने मिलना है, न उससे बात करनी है। तो निशित का किसी प्रकार का उससे डर नहीं है। उसे डर है तो वर्तमान में केवल साक्षात्कार का लग रहा है। उसे डर लग रहा है तो केवल साक्षात्कार का लग रहा है। प्रश्न संख्या 21, कलकत्ता शहर से संबंधित संगत कथन है। कलकत्ता शहर से संबंधित संगत कथन है, देखते हैं क्या है। हुगली नदी के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं, ये तो बिल्कुल सही होगा, बिना सोचे समझे बता सकते हो। बहुत ही भीड़ भरी सड़कें, ये भी होगा, ये भी बिना सोचे समझे बता सकते हो। ऊंची ऊंची इमारतें, ये भी होगा, तो इसका मतलब प्रयुक्त सभी होगा। ये सारी खूबियां तो कलकत्ता में है भाई, तो इनको तो कोई बिना सोचे समझे भी बता सकता है। ईरा के घर पहुंचकर दीपा को अफसोस क्यों हुआ? ईरा के घर पहुंचकर जब दीपा कानपुर से चलकर कलकत्ता पहुंचती है, तो जब वो ईरा के घर पहुंचती है तो उसे किस बात का अफसोस हुआ? ईरा के छोटे घर को देखकर, उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर, संजय को याद करके, उपयुक्त सभी। तो किस बात को लेकर? दीपा के
उसके पति के, मतलब ईरा के पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर। क्यों? क्योंकि दीपा ये सोचती थी कि ईरा के पति अगर घर पर मौजूद होंगे तो वो इधर उधर से कहलवाकर या इधर उधर से सिफारिश लगवाकर उसकी हेल्प कर देंगे, उसकी सहायता कर देंगे। लेकिन उसके पति मौजूद नहीं थे, तो उसको ये बात सुनकर क्या है, बड़ा अफसोस हुआ। कॉफी हाउस में निशित जब दीपा और ईरा की मेज पर आ जाता है तो दीपा को न चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है। मतलब दीपा जब कलकत्ता आती है तो कलकत्ता में निशित से जो पहली मुलाकात होती है वो कॉफ़ी हाउस में होती है, और वो उनकी मेज पर आकर या मान लो उनकी मेज पर आ जाता है और उनके पास खड़ा रहता है और उनसे बात करनी शुरू कर देता है। तब जो दीपा क्या सोचती है, विवश होकर उसे उसकी तरफ देखना पड़ता है, उसे नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं उसे। ठीक है ना, याद रख लेना भी। उसे वो नहीं चाहती थी, वो निशित से नफरत करती थी। दीपा जो है वो निशित से नफरत करती थी, क्योंकि निशित जब कानपुर में था तो दीपा को छोड़कर वह चला गया था, इसलिए वो नफरत करती थी। विवश होकर उसकी तरफ देखना भी पड़ता है, उसे नमस्कार भी करना पड़ता है और ईरा का परिचय भी उससे करवाना पड़ता है। दीपा के अनुसार निशित में क्या बदलाव आ गया था? दीपा के अनुसार निशित में क्या बदलाव आ गया था? तो उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए थे, उसका रंग श्याह पड़ गया था, वह दुबला भी हो गया था। तो कौन सा? उपयुक्त सभी। ये सभी बदलाव जो है उसमें आ गए थे, इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं बताया गया है। ये 3 ही बदलाव उसमें बताए गए हैं। तो अच्छे से याद कर लो कि उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए थे, उसका रंग श्याह पड़ गया था और वह दुबला भी हो गया था। दीपा निशित से कितने साल बाद मिली थी? 1 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद? तो कितने साल बाद मिली थी दीपा निशित से? 3 साल बाद। ठीक है ना, दीपा 3 साल बाद मिली थी। दीपा जिस नौकरी के इंटरव्यू के लिए कलकत्ता गई थी उसकी सैलरी कितनी थी? ठीक है ना, दीपा जिस नौकरी के लिए कलकत्ता गई थी उसकी इंटरव्यू के लिए उसकी सैलरी कितनी थी? 5, 4, 3, तो 300 रुपये। कितनी थी? 300 रुपये। इससे संबंधित एक प्रश्न भी आता है जिसमें ईरा कहती है कि यहाँ तो ये स्थिति है कि 150 की नौकरी के लिए, ठीक है ना, 150 रुपये की नौकरी के लिए मिनिस्टर तक के सिफारिश आ जाती है, तो तुम्हारी तो 300 रुपये की नौकरी है। लेकिन ये 300 रुपये की नौकरी दीपा को मिल जाती है। जब दीपा ने निशित को कलकत्ते आने का मकसद बताया तो उसने क्या किया? जब निशित ने दीपा से पूछा कि कलकत्ते किस लिए आई, और जब दीपा ने निशित को बताया कि मैं किसी कंपनी में साक्षात्कार के लिए आई हूँ, तब जो निशित है उसने क्या किया वो यहाँ देख सकते हैं। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, अपने ऑफिस में सूचना दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा, कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली। तो उपयुक्त सभी ये सारी बातें हो चुकी थी। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, अपने ऑफिस में सूचना दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा, कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली। दीपा ने निशित के मुंह से काम की बात के अलावा पहली बात क्या सुनी थी? मतलब आज तक उसने लगातार सिर्फ काम की ही बात की थी। कौन सी काम की बात है? कि उसका साक्षात्कार किस प्रकार से सफल हो और उसे वह नौकरी कैसे प्राप्त हो जाए, ऐसी ही बातें वो लगातार करता रहा था। आज पहली बार उसने काम के अलावा दूसरी बात की थी। वो बात कौन सी थी? आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना, नौकरी के बाद क्या इरादा है? तो पहली बात कौन सी थी? जो पहली बात है वो क्या है? पहली बात कौन सी थी? पहली बात है इसमें, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, ये पहली बात थी।
आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, ये पहली बात थी। हालांकि उसने बाद में जब वो आखिरी दिन जब मिलने बुलाता है, आखिरी दिन तो वैसे तो रेलवे स्टेशन पर मिलने आता है, लेकिन उससे पहले एक दिन वो क्या है कि चौथा दिन उसे मान सकते हैं। चौथे दिन क्या है कि वो पूरा दिन दोनों निशित और दीपा साथ रहते हैं और लेक पर घूमने भी जाते हैं। तब वो नीली साड़ी पहनकर आती है। उस समय जो उसे कहता है कि इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है ना। और दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया, ये बात वो कभी नहीं कहता है, ठीक है। नौकरी के बाद क्या इरादा है ये जरूर वो पूछता है, लेकिन पहली बात यही थी कि आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। पार्टी के लिए वो दूसरे दिन मिलते हैं, ये मतलब तीसरे दिन मिलते हैं। ये जो है पहले की बात है। दीपा के अनुसार निशित को कौन सा रंग पसंद था, तो मैंने बता ही दिया। दीपा के अनुसार निशित को कौन सा रंग पसंद था, नीला रंग पसंद था। निशित टैक्सी वाले को कहाँ चलने का कहता है, निशित टैक्सी वाले को कहाँ चलने का कहता है, तो कहाँ चलने के लिए कहता है, वो स्काई रूम कहने की चलने की बात करता है। निशित से संबंधित संगत कथन है, निशित से संबंधित संगत कथन है। वह कभी किसी का एहसास नहीं लेता, सदा चुप रहने वाला, एवं वह दोनों कोई नहीं। तो ये दोनों ही बातें हैं। वह कभी किसी का एहसास नहीं रहने वाला और सदा चुप रहने वाला, ये दोनों ही बातें हैं। मतलब वो निशित के बारे में ये विशेषताएं हैं, आप ध्यान रख लेना। आत्मीयता के क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। उपयुक्त कथन किसका है, ए बैस है या फिर द, तो किसका है, निशित का है। ये कथन जरूर निशित का है, लेकिन एक बात ध्यान लगा लेना, इस प्रकार का वाक्य वो पहले कभी नहीं, मतलब बाद में कभी नहीं कहता है। जब दूसरी बार दीपा निशित से मिलती है तो इस प्रकार की बात वो बिल्कुल नहीं करता है। पुरानी बात से संबंधित कोई भी ऐसी बात वो नहीं करता है बिल्कुल भी। ये सारी बातें जो है वो दीपा ही स्वयं सोचती रहती है, और दीपा ही ये सोचती है पुरानी बातें, वो चाहती पुरानी बातें जब सोचती है तब उसे याद आता है कि पुराने समय में जब निशित और दीपा दोनों कानपुर में रहते थे और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब जो है वो एक दूसरे के पास बैठते थे और एक दूसरे को हमेशा देखते रहते थे, बिना कहे ही अपनी सारी बातें वो एक दूसरे से कर लेते थे। और कभी कभार अगर दीपा बोलती थी तो निशित उसे कहता था कि आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। अब तो तुम यहां आ जाओगी, उपयुक्त कथन किसने किससे कहे। अब तो तुम यहां आ जाओगी, तो उपयुक्त कथन किसने किससे कहे, ए बैस है या फिर द, तो किसने कहे, निशित ने दीपा से कही थी। क्यों भी नौकरी के बाद तो, और उसे विश्वास था कि नौकरी से मिल ही जाएगी। नौकरी के बाद क्या इरादा है, मैंने बताया था ना किसका कथन है, नौकरी के बाद क्या इरादा है। उपयुक्त कथन किसने किससे कहे, तो किसने कहे थे, निशित ने दीपा से। किसने, निशित ने उपयुक्त कथन किससे कहे थे, दीपा से कहा था कि नौकरी के बाद क्या इरादा है। तुम्हारे यहां आने से बहुत खुश हूं, तुम्हारे यहां आने से बहुत खुश हूं। उपयुक्त कथन किसका है, उपयुक्त कथन किसका है, ए बैस है या फिर द, तो द का, निशित का। मतलब वो यहां आना चाह रही है ना दीपा, उस बात से वो बहुत खुश है। ये भी एक कथन है, ज्यादा नहीं बोलता है, बहुत नाम मात्र के कथन है निशित के। कलकत्ता से सारी बातें जो चलती हैं वो अधिकतर किसकी चलती है, दीपा के विचार ही चलते रहते हैं, उसके भाव ही चलते रहते हैं। वो जो सोचती रहती है उन्हीं बातों को पूरी कहानी, उन्हीं बातों पर पूरी कहानी है। कलकत्ता से वापस लौटते समय दीपा के मन में दबी सी आशा क्या थी, कि शायद उसे नौकरी मिलने की सूचना मिल जाए, कि चलते समय ही शायद निशित उससे कुछ कह दे, कि शायद संजय उसे लेने आए। उपयुक्त सभी, ए बैस है या फिर द, तो क्या था कि निशित उसे चलते समय ही शायद, कि चलते समय ही शायद निशित उससे कुछ कह दे। कलकत्ता से वापस लौटते समय दीपा के मन में दबी सी आशा क्या थी, यही थी आशा। इसीलिए वो क्या है, ईरा को जल्दी भेज देती है रेलवे स्टेशन से, ताकि बाद में जब निशित आए तो वो अकेले रहे, और ऐसी सिचुएशन में क्या पता निशित उससे कुछ बात कर ले, पुराने से संबंधित, पुराने जो बातें थी उससे संबंधित। दीपा निशित को क्या बताना चाहकर भी बता नहीं पा रही थी।
दीपा निशित को क्या बताना चाहकर भी बता नहीं रही थी कि वह संजय से प्रेम करती है, कि नौकरी के बाद वह संजय से विवाह करेगी, कि संजय बहुत अच्छा है, बहुत ही उपयुक्त सभी ए बैस है या फिर दे, तो उपयुक्त सभी, कि वह संजय से प्रेम करती है, नौकरी के बाद वह संजय से विवाह करेगी, संजय बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये सारी बातें जो पहली बार निशित दीपा से मिलता है तब वह ये सारी बातें बताना चाहती है। वह बार बार सोचती है कि मैं निशित को ये सारी बातें बता दूंगी कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुमसे बहुत अधिक नफरत करती हूँ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं संजय से प्रेम करती हूँ, बहुत जल्दी हम दोनों विवाह करने वाले हैं। ये सारी बातें वो उसको बताना चाहती है, लेकिन चाहकर भी ये सारी बातें बता नहीं पाती है और धीरे धीरे पुनः दीपा के मन में निशित के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। इस प्रकार का प्रेम जो है वो निशित जो है एक बार भी जाहिर नहीं करता है। ये सारा का सारा प्रेम पुनः जो उमड़ता है, घृणा भी उसी के मन में होती है और प्रेम भी पुनः उसी के मन में उमड़ता है और अंत तक यह लगने लग जाता है उसे कि वास्तव में उसका सच्चा प्रेम संजय न होकर निशित ही है। लेकिन निशित इस प्रकार की कोई बात नहीं करता है और सबसे कहानी के अंत में क्या करती है, आखिर वो सोचती है कि निशित उससे कुछ कहे, पुरानी बात के लिए माफ़ी मांग ले, माफ़ी ना भी मांगे तो वो उससे कह दे कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ। ये सब वो सोचती रहती है, लेकिन निशित ऐसा कुछ नहीं कहता है। हार कर वो स्वयं ही उसे पत्र लिख देती है और पत्र में ये कहती है कि निशित, मुझे पता है तुम जो कहना चाह रहे थे वो मैं सब समझ गई हूँ, तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाह रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे कहे बिना ही मैं समझ गई हूँ, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्रेम करती हूँ। संजय के प्रति मेरा प्रेम था वो प्रेम नहीं था, जबकि एक कठिन समय में उसने मेरी सहायता की थी तो उस सहायता के बदले संजय के प्रति मेरा प्रेम नहीं, वह कृतज्ञता थी और जिसे मैं प्रेम समझ बैठी थी। वास्तव में प्रेम तो मैं तुम्ही से प्रेम करती थी, प्रेम वास्तव में वही होता है जो पहला प्रेम होता है, ठीक है ना। इस तरह से वो बातें करती है, इस तरह का लेटर वो लिख देती है, पत्र जो है निशित को लिख देती है और वो सोचती है कि बहुत जल्दी निशित का पत्र आएगा, लेकिन इसी प्रकार का निशित का पत्र भी आएगा, लेकिन निशित का इस प्रकार का पत्र बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए वो टूट जाती है और उसी समय संजय आता है और फिर वो संजय के गले लग जाती है और एक बार फिर उसे महसूस होता है कि जो वर्तमान है वही संजय है, जो बीत गया है, जो वर्तमान है वही सत्य है और वर्तमान मेरा संजय है, संजय ही सत्य है, संजय के साथ मेरा जो प्रेम है वही सत्य है। निशित जो है वो मेरा बीता हुआ कल है और बीता हुआ कल कभी सच नहीं हो सकता। तो इसी तरह से इस कहानी का नाम जो है यही सच रखा गया है। चलते हैं आगे प्रश्न पर। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो दीपा ने क्या देखा? बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता निशित आ रहा था। ईरा और मुन्नू को तेजी से आते देखा, संजय को तेजी से आते देखा, ए एवं स दोनों। तो बताइए बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता निशित आ रहा था। कहने से तात्पर्य है कि जब वो कलकत्ता से साक्षात्कार देकर कानपुर के लिए रवाना हो रही थी तो ईरा उसे छोड़ने आई थी, लेकिन वह ईरा को जल्दी भेज देती है। ऐसा कहती है कि आप चले जाओ, मैं चली जाऊंगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके पीछे कारण ये रहता है कि वो चाहती है कि निशित आए और निशित आता भी है। 10 मिनट पहले वो दौड़ता भागता आता है, डब्बों में झांकता आता है। तब दीपा मन ही मन में कहती है कि देखो कैसा मूर्ख है, उसको इतना भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे आए बिना डिब्बे में कैसे बैठ जाऊंगी, मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जाकर पहुंच की खबर देना, जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन निशित का है। किसका है उपयुक्त कथन? निशित का है। किसका है उपयुक्त कथन? निशित का है। किसके प्रति? संजय के लिए है, सॉरी दीपा के लिए। संजय ऑफिस के काम से कहाँ गया हुआ था? संजय ऑफिस के काम से कहाँ गया हुआ था? तो संजय ऑफिस के काम से फटक गया हुआ था। ये जो प्रसंग है ये भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों तक ईरा वहाँ व्यस्त हो गई थी और उसने
संजय को कोई सूचना नहीं दी थी और पीछे से जब वो कानपुर आने से पहले पहले संजय को कोई काम हो गया था, ऑफिस के काम से उसे फटक जाना पड़ गया था, तो वह पत्र लिखकर दीपा के घर में डाल जाता है, ठीक है ना, दीपा के घर में डाल जाता है और उसमें लिखता है कि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली और मुझे फटक जाना पड़ रहा है, 4-5 दिन में मैं आ जाऊंगा और मुझे बड़ी आकांक्षा या इच्छा रहेगी कि तुम्हारा साक्षात्कार कैसा रहा, ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। ऐसा वो लिखकर वो चला जाता है, ये पत्र रहता है उसका, ठीक है ना। लेकिन इस पत्र को देखकर वो ना खुश होने के बजाय थोड़ा खुश ही होती है दीपा, कि वो देखती है कि उसे थोड़ा समय मिल जाएगा किसके बारे में सोचने के लिए, संजय और निशित के बारे में सोचने के लिए, कि कहीं वो निशित को धोखा तो नहीं दे रही है। इन दोनों के बारे में सोचने के लिए उसे समय मिल जाएगा और वो सोचती भी है और सोच कर आखिर में वो इस निर्णय पर पहुंचती है कि वो निशित से ही प्रेम करती है और निशित को वह क्या है, पत्र लिखेगी। और वो पत्र लिखती है, पत्र के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, उसमें वो अपने प्रेम का इजहार जो है वो करती है, लेकिन निशित का पत्र नहीं आता है। और उसी दौरान कुछ समय बाद फिर 1 या 2 दिन बाद फिर कौन आ जाता है, संजय आ जाता है। और संजय जब आता है तो उसके हाथ में रजनीगंधा के फूल होते हैं और कमरा पूरा रजनीगंधा के फूलों की महक से भर जाता है और जो दीपा है वो संजय के गले लग जाती है और संजय जो है उसका माथा चूम लेता है और इसके बाद जो है कहानी सच हो जाती है और कहानी ख़त्म हो जाती है और दीपा को ये लगता है कि यही सच है, संजय ही सच है। तो कैसे लगे प्रश्न उत्तर, अगर अच्छे लगे हैं तो शेयर अवश्य करें। प्ले स्टोर पर अपना ऐप आ गया है संकुल मार्गदर्शन के नाम से, ठीक है ना, उसे जरूर डाउनलोड कर लें और इस प्रकार की PDF आदि प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। SUNKUL नाम से अपना टेलीग्राम भी है, ठीक है ना, उसे भी आप संकुल मार्गदर्शन के नाम से, वहाँ पर बहुत सी जो सामग्री है और बहुत सी सूचनाएं, बहुत सी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी जो है वहाँ मिलती रहती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।